देखिए, आपका टॉपिक है कि एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन। समझ में आई बात? और अभी जिस ऑब्जेक्ट का इमेज ट्रेस करेंगे, मान लो कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, मतलब वो ऑब्जेक्ट कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट पर। मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है, एज इसका बिल्कुल स्ट्रेट है और पीछे के पोर्शन को आपने सिल्वर्ड कर दिया, ठीक है। और यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। और प्लेन मिरर से वो परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस ऊपर है, प्लेन मिरर से वो परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस ऊपर है। समझ में आई बात? और ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, क्लियर है। तो इसका नाम आप दे दो, कुछ देना चाहते हो तो ए बी, ठीक है। मान लेते हैं ए बी एक प्लेन मिरर है, ए बी इज अ प्लेन मिरर, ए बी इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, point object at a perpendicular distance d, at a perpendicular distance d, at a perpendicular distance d, at a perpendicular distance d above the reflecting surface, reflecting surface से ऊपर, इसका जो अपर वाला फेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। at a perpendicular distance d above the reflecting surface, above the reflecting surface, above the reflecting surface, क्लियर है। आपको इस ऑब्जेक्ट के इमेज को ट्रेस करना है, तो ऑब्जेक्ट से होते हुए आप दो रे ऑफ लाइट ले जाइए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़े, यानी इस सरफेस पर आकर इंसिडेंट करे। ऑब्जेक्ट से होते हुए आप दो रे ऑफ लाइट, दो रेज ऑफ लाइट आप कंसीडर कीजिए जो आकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट करें। मान लो ये पहला इंसिडेंट रे आकर के पी पॉइंट पर इंसिडेंट किया, तो ये ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो यहां पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल लाइन। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो जैसा कि पहला क्लास पढ़ाए थे, ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये लाइट रिफ्लेक्ट कर गया इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही माना जाएगा। बोले क्लियर है। तो ओपी जो इंसिडेंट किया पी पॉइंट पर, उसका रिफ्लेक्शन पीएन के लॉन्ग हुआ या पीआर के लॉन्ग हुआ, पीआर के लॉन्ग हुआ। बात आई समझ में? ये तो एक रे हुआ। और सेकंड रे आप ओ से लीजिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर बिल्कुल नॉर्मली पड़े, यानी नॉर्मल इंसिडेंस हो। चलिए इसका नाम दे दिया एस, और ये रे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट किया, समझ गए? तो ये बता चुके हैं पिछले क्लास के प्रॉब्लम में कि अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, यानी उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, उसी लाइन के लॉन्ग। बात फॉलो किए? तो देखिए आपने दो रे कंसीडर किया, एक रे ओपी जिसका रिफ्लेक्शन पीआर के लॉन्ग हुआ, ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकंड रे ओएस जो मिरर पर नॉर्मली पड़ा और उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, यानी रिफ्लेक्ट किया एसओ के लॉन्ग। अब गौर कीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक करना पड़ेगा। इस रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक करेंगे और इस रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक करेंगे। तो देखो इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक किया और इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस बैक किया,
दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कट करता हुआ अपीयर हुआ ओ डैश पर, यही ओ डैश ओ का इमेज हो जाएगा और वर्चुअल इमेज होगा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज होगा। बात फॉलो किए, यही ओ डैश इमेज हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। बात आई समझ में। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऊपर था उतने ही डिस्टेंस नीचे इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा। यानी ये डिस्टेंस अगर डी के बराबर है तो ये डिस्टेंस भी आपका डी के ही बराबर होगा, ये डिस्टेंस भी आपका डी के ही बराबर होगा। इसको प्रूव भी किया जा सकता है। बात आई समझ में। तो आपने देख लिया कि ओ का इमेज कहां पर बना, ओ डैश पर। क्लियर है। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जितना ऊपर है इमेज प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा। बात फॉलो किए, बोलो समझ में आया बात, बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लैंग्वेज उतना जरूरी नहीं है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओपी एक इंसिडेंट रे है जो पी पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट किया और उसका रिफ्लेक्शन पी आर के लॉन्ग हुआ। एक दूसरा रे ओ एस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया और चूंकि नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, यानी वो एसओ के लॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक हुआ। और जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे बढ़ाया गया तो इमेज बना कहां पर, ओ डैश पर। इमेज कहां पर बना, ओ डैश पर। और ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस ऊपर है इमेज भी मिरर से उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा। इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। देखिए बोर्ड पर, देखिए अरे ओपी इंसिडेंट्स ऑन प्लेन मिरर, इंसिडेंट्स ऑन प्लेन मिरर एट पी पर इंसिडेंट किया एट पी एंड इज रिफ्लेक्टेड along PR, रिफ्लेक्ट हुआ किसके लॉन्ग, PR के लॉन्ग। एंड another ray OS incidents on the plane mirror normally incidents on the plane mirror normally and after reflection retraces its path, उसने पाथ को रिट्रेस किया। क्लियर है। और जब दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे बढ़ाए तो दे अपीयर टू इंटरसेक्ट एट ओ डैश when both reflected rays are produced backward दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, एक इसको और एक इसको, जब पीछे बढ़ाए दे अपीयर टू इंटरसेक्ट एट ओ डैश, है ना। और ओ डैश ही क्या हुआ, इमेज हुआ। ओ डैश आपका इमेज हुआ। चलिए
इतना लैंग्वेज जरूरी है कि प्रोसेसिंग यहां पर कैसे हुआ। समझ गया बात को? स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया तो बोलिए, हो गया? यस सर। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है, इमेज मिरर से उतना ही डिस्टेंस पीछे है। बात फॉलो किए? देखिए, हियर OS और SO डैश दोनों बराबर है। OS और SO डैश दोनों बराबर है। बात आई समझ में? यानी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर is same as that of सर image. वीडियो अटक रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वीडियो क्या रहा है? अब बोलिए, अब बोलिए। तो वीडियो ना कट कट के आ रहा है। अभी भी कट कट के आ रहा है? यस सर। सबका? यस सर। अब बोलो। सर पढ़ाई कर ठीक है। हाँ, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर is same as that of, is same as that of image, is same as that of image from plane mirror, same as that of image from plane mirror, from plane mirror. क्लियर है? ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस ऊपर है, इमेज भी मिरर से उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा। बात आई समझ में? इस पे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो अभी हम बोर्ड पे करवा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर। अब देखिए, ऐसे आपको वीडियो तो मिल ही जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम अगर है तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन दे आपको हम, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लो कि प्लेन मिरर हमने एक्स एक्सिस को ले लिया, ये प्लेन मिरर ले लिया एक्स एक्सिस के नाम, पीछे का पार्ट सिल्वर्ड है और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। और कहा जाए कि एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लो कि 4 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 है। क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। क्लियर है? तो अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट 3, और आपको कहा जाए कि उस, और प्लेन मिरर किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अ प्लेन मिरर इज केप्ट along x axis, a plane mirror is kept, a plane mirror is kept along x axis, is kept along x axis, है ना? Find the coordinate of image, find the coordinate of image, है ना? आपको इमेज का कोऑर्डिनेट्स बताना है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। आपको इमेज का कोऑर्डिनेट्स बनाना है।
बताना है। बोलिए कैसे कीजिएगा। अभी आपने देखा कि आप ए से, जैसे अभी आप प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में क्या देखे थे, उतना आप करने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल मिरर पर नॉर्मली आइए और जितना डिस्टेंस आप आए उतना ही डिस्टेंस पीछे आ जाइए। यहाँ पर इमेज होगा, बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। हाँ, यस सर। ए से मिरर पर बिल्कुल नॉर्मली आइए, नॉर्मली आए और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस बैकवर्ड आ जाइए। ये आपका इमेज हुआ, ये आपका इमेज हुआ। इसी इमेज का आपको बताना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहले सोचो, ए से, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब ये 4 हुआ, और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब ये आपका 3 हुआ, है ना, ये आपका 3 हुआ। अब बताओ, इमेज आपका ए डैश पर है, आप ए से ए डैश पर आ रहे हैं, वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आप आ रहे हैं। क्योंकि आप मिरर आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो आप तो मिरर के परपेंडिकुलरली आए, यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलरली आए, तो वाई एक्सिस के आप पैरेलल आए। और जब वाई एक्सिस के पैरेलल आए तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 4। एक्स कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा। और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। डिस्टेंस के एतबार से ये भी 3 ही होगा। लेकिन ये बताओ कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलो, -3। क्या हो जाएगा? बोलिए, -3। कितना हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट? बोलिए, -3, यानी 4 माइनस, यानी इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 4, -3। इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? बोलिए, क्या हो गया? हाँ, therefore coordinates of image, coordinates of image, coordinates of image, coordinates of image ये बराबर 4 -3, 4 -3। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? बोलिए बोलिए, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? बोलिए। यस सर। अच्छा, आइए, ये क्वेश्चन तो आपने क्लियर कर लिया। अब एक क्वेश्चन हम दें, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मान लीजिए एक प्लेन मिरर मैंने ये लिया, ये मैंने प्लेन मिरर लिया। ध्यान दीजिएगा इस बार के क्वेश्चन के नेचर को। ये मैंने प्लेन मिरर लिया, पीछे वाला पार्ट को मैंने सिल्वर्ट कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपर पार्ट है, और मान लो कि ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है, ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है। और मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने वाई एक्सिस पे लिया, ए आपका ऑब्जेक्ट है, ए आपका ऑब्जेक्ट है, और ए का कोऑर्डिनेट मान लो, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 6 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 6 है ना। अब आपको, अगर ये प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है, तो अब आपको बताना है कि इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। इसको थोड़ा और कम कर दो, 0.3 कर दो, 0.3। अब आपको बताना है कि इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। समझ में आई बात? उतना इजी सॉल्व नहीं होगा जितना इजी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात आई समझ में? देखिए, तो इन द गिवन फिगर, in the given figure calculate the coordinates of image, calculate the coordinates of image
इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर as shown in figure, बोलिए ये क्वेश्चन अब कैसे क्रैक होगा, समझ में आई बात। तो इमेज बनाने के लिए आपको उतना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह शो करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट से मिरर पर परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, गिरा दिया, ये परपेंडिकुलर, क्लियर है। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे आपका इमेज बनेगा। बोलो क्लियर, अरे बोलो ना जी। इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, बोलिए। हाँ अच्छा, ए बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब कि ओरिजिन से ए तक की दूरी 3 के बराबर है। चलिए आप ये डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये 45 तो ये भी 45, और अगर इसका नाम हम m दे दें, इसका नाम अगर o दे दें, तो ट्राइंगल ओ एम ए में आप अगर यूज कर दो साइन 45 तो p अपॉन एच इन ट्राइंगल ओ ए एम में साइन 45 इज इक्वल टू p अपॉन एच। साइन 45 इज इक्वल टू p का मतलब am, और h का मतलब 3, और साइन 45 का मतलब 1/√2, कितना 1/√2, ये 1/√2, अब 1/√2 बराबर am अपॉन 3, तो am बराबर कितना हो जाएगा, बोलो am बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए। am बराबर 3/√2, और अब ये डिस्टेंस हो गया 3/√2, और अब इसी लाइन को m से और आगे प्रोड्यूस कर दो, इतना ही डिस्टेंस, यानी 3/√2। इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस किया। मान लो यहां पर पॉइंट मैंने कंसीडर किया, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए डैश, और ये डिस्टेंस भी आपका हो जाएगा 3/√2। बोलिए क्लियर है। तो आपको निकालना था कि ए डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। आपको क्या निकालना है, बोलिए क्या निकालना है, ए डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, है ना। ये डिस्टेंस 3/√2 और ये डिस्टेंस भी आपका 3/√2। आपको ए डैश के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। ये आपका इमेज है, ये आपका इमेज है, और एम ए डैश का वैल्यू 3/√2 कैसे निकाला जाए। अब ए डैश का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास अगर कोई आइडिया है तो बताइए, फिर तो हम हैं ही। ए डैश का कोऑर्डिनेट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए डैश का कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिए 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 जा। ए डैश का कोऑर्डिनेट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इमेज तो आपने बना दिया, इमेज यहां पर फॉर्म्ड हो गया। अब ए डैश का कोऑर्डिनेट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये डिस्टेंस 3/√2 और ये डिस्टेंस भी आपका 3/√2, क्लियर है। यस। हाँ, ए डैश का कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्रिटिकल क्वेश्चन लिए हैं, सोचिए सोचिए। सर यहाँ पे ना लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल कर देंगे। किसके पैरेलल, किसके पैरेलल। सर यहाँ पे ये √2 वाला जो ए डैश वाला लाइन है उसके पैरेलल, और ऐसा कुछ नहीं है।
आप ए डैश के कोऑर्डिनेट को मान लो अल्फा कॉमा बीटा, क्या मान लिया बोलो, क्या मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा। और अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सारे तरीके, अगर ए डैश से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिरा दें तो आप जानते हैं कि ये अल्फा के बराबर होगा और आप जानते हैं कि ये बीटा के बराबर होगा, ये बीटा के बराबर होगा। क्लियर है? ये बताओ यहाँ पे क्या ट्रायंगल सिमिलैरिटी यूज कर सकते हैं? जैसे ट्रायंगल, अगर इसका नाम एन दे दें तो ट्रायंगल AON, और यहां से अगर प्रोजेक्शन हम y एक्सिस पे डाल दें, देखो AO, यहाँ पे N, यहाँ पे N है ना, और AA डैश और A डैश से N को मिला दिया, ये जो फिगर है ये परपेंडिकुलर। क्लियर है? आपने कहा ये अल्फा है और आपने कहा ये बीटा है। अगर ए डैश से हम इस पर परपेंडिकुलर गिरा दें यानी वाई एक्सिस पर, ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था और ये आपका एक्स एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे ध्यान दिए रहिएगा, समझ गए बात को। और ये बताओ, ये पूरा डिस्टेंस आपका 3 के बराबर था, ये पूरा डिस्टेंस आपका 3 के बराबर था, ये पूरा डिस्टेंस। आपको निकालना है वैल्यू अल्फा का और बीटा का। आप अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या ये डिस्टेंस आप पता कर सकते हैं? क्योंकि आपको ए डैश की वैल्यू पता है, आपको ए डैश की वैल्यू पता है कितना, 3/√2 प्लस 3/√2 कितना बोलो, 3/√2 प्लस 3/√2 बोलो कितना, 2 × 3/√2 यानी 6/√2। ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है, 6/√2। अच्छा, क्या ये एंगल आपको पता चल सकता है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? कोई आदमी बताइए। 40 डिग्री। 40 डिग्री कैसे होगा? 40 डिग्री कैसे होगा? देखो ये आपका 9, देखिए आप अगर इस ट्रायंगल में सोचें, ये 90, ये 45, तो ये एंगल भी 45 डिग्री। ऑब्वियसली ये एंगल 45 डिग्री होगा, बोलो। यस सर। और ये आपका 90 डिग्री, तो ये 45, तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। बोलिए क्लियर, बोलिए। अब तो लगता है कि हम लोग का काम बन गया। अब काम कैसे बन गया? ये अल्फा के बराबर होगा और अल्फा बहुत ही इजी वे में आप निकाल सकते हैं। अगर sin 45 यूज करें तो P/H, बोलो sin 45 इज इक्वल टू P/H, बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ, अगर तो इसका नाम अगर कुछ दे दें, मान लीजिए T दे दें, तो इन ट्रायंगल ATA डैश बोलो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू P/H। P का मतलब अल्फा और H का मतलब 6/√2, यानी sin 45 इज इक्वल टू √2 अल्फा अपॉन 6। sin 45 का वैल्यू 1/√2 बराबर √2 इंटू अल्फा बाई 6 वहां गया तो अल्फा बराबर 6/√2 इंटू √2 यानी 2, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? बोलो 3। बोलो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? बोलो 3। अल्फा का वैल्यू निकल गया, यानी इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अरे भैया पूछेगा, मेंस में पूछे हुआ है, नीट में जरूर पूछेगा, एडवांस में भी पूछे हुआ है तरह क्वेश्चन। आपको ए डैश का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, अब निकालना है बीटा का वैल्यू। क्या बीटा का वैल्यू निकल पाएगा? बोलिए बीटा का वैल्यू। आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया, अब आपको ये बीटा निकालना है। बीटा कैसे निकालिएगा? बोलिए। एक कोऑर्डिनेट तो मैंने निकाल दिया आपको, अब आपको बीटा निकालना है बाबू। बीटा, ये बीटा कह सकते हैं। अरे तो ये निकाल दो ना, ये निकाल दो। निकालेंगे, ये निकाल दो। AT का वैल्यू। और एक और बात है ना कि ये दोनों 45 डिग्री है, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, यानी ये साइड और ये साइड बराबर होगा। ये TA डैश और AT बराबर होगा। तो बोलो AT की वैल्यू कितनी होगी? बोलो AT की वैल्यू बोलो।
एटी की वैल्यू कितनी होगी बोलिए? 3 हाँ 3 होगा। एटी का वैल्यू 3 होगा। बहुत अच्छा, एटी का वैल्यू 3 होगा। तो पता चल गया ना, जब एटी का वैल्यू 3, तो बताओ टीओ का वैल्यू 0 हो जाएगा। टीओ का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा? 0 0। टीओ का वैल्यू 0, इसका मतलब कि ये ए डैश किस कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। समझे? जब टी ए डैश 3 आया, अल्फा का वैल्यू 3 आया, इसका मतलब चूंकि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी 3 होगा। तो जब ये भी 3 और ये भी 3, तो इसका मतलब टीओ 0 के बराबर। इसका मतलब ए डैश कहां लाई कर रहा है बोलो? कहां लाई कर रहा है बोलो? कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। हाँ, यानी इमेज कहां पर बना? इमेज कहां पर बना? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस हाँ, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? क्या होगा? 0। हाँ, so the image is formed, the image is formed, the image is formed on x axis, the image is formed on x axis, जहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी? 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बोलिए बोलिए। यस और कैसा लगा ये क्वेश्चन? बोलिए। यस सर। बहुत बेकार क्वेश्चन है ना? बहुत बेकार क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। बनाने को तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेथड लगा करके सवाल को बहुत जल्दी बना देते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट सबको समझ में नहीं आएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख करके एक्चुअली ये y इज इक्वल टू एक्स है। ये वाला जो मिरर जिसके लॉन्ग है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स है। हो गया? बोलो। यस सर। तो देखिए रियल डायग्राम जो इसका हुआ, इसका रियल डायग्राम जो हुआ वो ये हुआ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है आपका, और एंगल बना रहा है कितना? 45 डिग्री का। आपने ऑब्जेक्ट को रखा था ए पर, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3 है ना। आपको आपका इमेज कहां पर बना? तो ए से आप मिरर पर परपेंडिकुलरली आए और परपेंडिकुलरली आगे बढ़ गए, यहां आ गए। बोलिए क्लियर है? और ये डिस्टेंस आपका कितना हुआ? यहां पर इमेज बना आपका ए डैश, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0, 3 0 3 0 3 0। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन एक्चुअली अगर कोई मिरर आपका एक्स, अगर कोई मिरर एक्स वाई प्लेन में हो और अगर मान लो कि वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो, यानी सिमेट्रिकल हो, इधर से भी 45, इधर से भी 45, तो आप डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पर है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3, तो इमेज बिल्कुल यहाँ पर बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट
0 और y कोऑर्डिनेट 2 हुआ होता तो इमेज का x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। बात आई समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए। Yes, sir. हालांकि उस बात को हमने प्रूफ कर दिया आपके लिए। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, चलो ऐसे ले लिया वर्टिकल, ये आपका प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ आपका ऑब्जेक्ट है। इससे परपेंडिकुलरली जितने डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पीछे गए, यहाँ पे इमेज बना ओ डैश, ये इमेज हो गया। बोलो क्लियर? अब गौर करो, ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मिरर की तरफ जाएगा, इमेज मिरर की तरफ उतने ही वेलोसिटी से आएगा। ये बात याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मिरर की तरफ जाएगा, इमेज भी मिरर की तरफ उतने ही वेलोसिटी से आएगा। क्लियर है? द वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट approaches the mirror, comma, the image also approaches the mirror with the same velocity. The image also approaches the mirror. The image also approaches the mirror. The image also approaches the mirror with same velocity. Mirror with same velocity. ये फिर न्यूमेरिकल में काम आएगा। और उसी प्रकार ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मिरर से अवे जाएगा, इमेज भी उतने ही वेलोसिटी से मिरर से अवे जाएगा। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग। Yes. हाँ, देखिए, ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मिरर से अवे जाएगा, इमेज भी उतने ही वेलोसिटी से मिरर से अवे जाएगा। बात फॉलो किए? द वेलोसिटी विथ विच object goes away from mirror, the image also goes away from mirror with the same velocity, goes away from the mirror with same velocity, उतने ही वेलोसिटी से पीछे जाएगा। बोलिए, एकदम क्लियर है ये पॉइंट? बोलो बाबू लोग, बोलो। Yes, sir. हाँ, आप एक क्वेश्चन बना लेना, आप लोग टाइम पर जुड़ जाते ना तो हम अच्छा पॉइंट डिस्कस करते। समझ गए? लेकिन आप लोग लेटे बहुत कर देते हैं क्लास ज्वाइन करने में। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है? मान लो एक प्लेन मिरर मैंने ये लिया, ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया। समझ गया बात को? मान लो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। मान लीजिए दोनों एंगल 45 डिग्री और ये प्लेन मिरर है। और एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा ओरिजिन पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? ओरिजिन पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बोलो कहाँ रखा? ओरिजिन पर। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए an object is kept at origin
An object is kept at origin. An object is kept at origin. ऑब्जेक्ट को आप ओरिजिन पर रखा, तो कहता बताओ इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, 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 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज. आप अपना दिमाग लगा करके, शातिर दिमाग लगा करके सवाल को बनाइएगा. समझ गए बात को. देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. नहीं बन पाएगा क्या? कोशिश करेंगे. कोशिश कीजिए. ये नहीं बोलिए बोल्डली कि हाँ सर बना लेंगे, ये नहीं बोल सकते हैं आप लोग क्लियरली. यस सर. क्या यस सर, क्या यस सर? कोशिश करेंगे सर. फिर कोशिश कहिए ना कि हाँ बन जाएगा सर, वही बोलिए ना पहले आप. बन जाएगा सर. हाँ ये ऐसे बोलिए बन जाएगा. कोशिश क्या चीज होती है? यही कोशिशें करने के लिए हम लोग यहाँ पर पसीना चुहाया जाता है. आप ही बोलिए कोशिश करने के लिए. खुद सोचिए इस बात को. बना लेंगे. हाँ इसको बनाइएगा इसको, और हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा हमसे, हम बताएंगे उसमें आपको. नहीं तो अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे. अभी प्लेन मिरर का बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है. यूनिट वेक्टर भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे. पूछता है क्वेश्चन यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करके. समझ में आई बात? उस बार जो पढ़ाए वो तो थोड़ा जल्दबाजी में, इस बार आपको हम पूरा रे ऑप्टिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे हम. समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हो गया? बोलो. यस.